नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ढेर सारे कदम उठा चुकी है, लेकिन सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार बड़े स्तर पर तैयारियां भी की। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने चारधाम की यात्रा पर इस साल भी रोक लगा दी है। सड़कों पर लोगों की भीड़ रोकने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करने की हिदायत भी दी जा रही है। एक तरफ इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने बखूबी संभाल रखी है, तो दूसरी ओर आपदा की इस घड़ी में सूबे में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस महकमे की यह जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि पुलिस प्रशिक्षण के दौरान ऐसे आपातकाल से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में उन्हें कोई दिशा निर्देश ही नहीं दिए गए थे। इसी प्रकार लॉकडाउन का प्रयोग भी नया है, जिससे निपटने की भी चुनौती से पुलिस को दो चार होना पड़ रहा है। और ऐसे में कोरोना की संकट की घड़ी में पुलिस की जिम्मेदारी हर मोर्चे पर काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस कोरोना काल में खुद को कैसे सुरक्षित रखें, यानी पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि वो खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। उत्तराखंड के लोगों की हिफाजत कर रही पुलिस चारों तरफ से अपने मैदान में डटी हुई है। और आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी से बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि बहुत ही जल्द उत्तराखंड के डीजीपी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी 4 से 5 हज़ार के बीच में रोजाना कोरोना के संक्रमित केसेस पाए जा रहे हैं, और इसे लेकर लगातार सरकार नए नए प्लान बना रहे हैं कि कैसे कोरोना की रफ्तार को कम किया जाए, कैसे संक्रमित मरीजों के ठीक से ट्रीटमेंट हो, मौतों की जो संख्या है उसमें कैसे कम हो। और इसके लिए पुलिस को एक बड़े स्तर पर तैयारी करने के लिए भी कहा गया है, और लगातार पुलिस तैयारी भी कर रही है। और हर मोर्चे पर पुलिस डटे हुई है, चाहे वो आपातकाल हो या फिर कोरोना काल में हो या कुंभ मेले का आयोजन हो। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम इसी चर्चा करेंगे कि आखिरकार पुलिस के लिए जो ये जिम्मेदारी है वो किस तरीके से पुलिस वहाँ पर निभा रही है, खासकर कोरोना काल में, जब एक ऐसी बीमारी है जिसमें खुद को भी सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कोरोना से निधन भी हो गया है और वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं, और वो लोग अस्पताल में अपना अपना इलाज करा रहे हैं। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन समस्याओं से पार पाने के लिए सरकार के पास जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार जो काम कर रही है, उस काम में लगातार पुलिस का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, और पुलिस सहयोग भी कर रही है। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ये कि लॉकडाउन यानी कि कर्फ्यू को कैसे मैनेज किया जाए, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, देहरादून हो, इन सब जगहों पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उन सबको कैसे रोका जाए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है कोरोना काल में, और उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बार बार लगातार ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उस गाइडलाइंस का पालन बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे काल में पुलिस ही है जो हर एक चीज़ को लेकर पैनी नज़र बनाई हुई है, और हर कार्य को करने के लिए पुलिस को लगाया गया है। और ऐसे में ये जो जिम्मेदारी है वो कैसे निभा रही है पुलिस, इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में खासकर कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार वो कौन कौन सी तैयारी कर रही है, वो कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज जो हमारे पास रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये लगातार कहा जा रहा है कि हज़ारों से ज़्यादा, यानी कि 3-4 हज़ार के रेशियो में अब कोरोना संक्रमित वहाँ पर मरीज पाए जा रहे हैं। और सरकार ये भी विचार कर रही है कि हो सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन पर जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, लेकिन लॉकडाउन बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिरी विकल्प है। और हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। चुनौतियां नई है, जिम्मेदारियां बड़ी है, कैसे निपट रहे हैं आप? कोरोना का ये दूसरा फेज है जी। ये पहले से ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रहा है। पिछली बार की संख्या में नंबर्स बहुत ज्यादा हैं और रॉयल्टी रेट्स भी हाई हैं। इसके बावजूद पुलिस अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रही है। सबसे बड़ी राहत इस बार ये है कि पुलिस जो है डबली वैक्सीनेटेड है।
जी उसका बहुत फायदा हुआ है मुझे। अदरवाइज इस टाइम जो हालात हैं और जो रेशो चल रहा है इसका संक्रमण का, वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे है। जी आ, जी होता यह है कि उत्तराखंड में लगातार किसी न किसी प्रकार के कार्य चलते रहते हैं। देवों की भूमि है और अभी अभी वहाँ पर कुंभ खत्म हुआ है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जिम्मेदारी पुलिस की ये थी कि पुलिस साधु संतों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे उसे ले जाने से बचाया जाए या उन्हें कैसे रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि पुलिस के साथ सख्ती भी नहीं कर सकते, खासकर साधु संतों के साथ हम सख्ती भी नहीं कर सकते हैं और उन्हें मनाया भी जा सकता है। कैसे आपने निपटा वहाँ? देखिए, कुंभ कुल मिलाकर के शांतिपूर्वक निपट गया जी और किसी तरह के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु ये है कि जब कुंभ शुरू हो रहा था तो उन दिनों कोरोना का स्प्रेड न के बराबर था, किंतु ये जो महाराष्ट्र से वेव आई और दिन में एक दिन में 60-60 हजार केस आने लग गए, जी मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट वहां से दिल्ली और दिल्ली से नॉर्थ इंडिया में आना शुरू हुआ इधर हम लोगों की तरफ। तो अभी भी मैं तो यही कहूंगा कि हरिद्वार को अगर देखा जाए तो पूरे स्टेट में आज भी उसका संक्रमण दर सबसे कम है। जी पर ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छे से निपटा ही, कि आपको पता है, मेंटेन रहा। जी जी इस वक्त जो है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, ये दूसरी लहर है कोरोना की, और इस दूसरी लहर में पहली लहर से आपको क्या डिफरेंस लग रहा है और आप उससे निपटने के लिए डिपार्टमेंट क्या तैयारी कर रही है? दूसरी लहर में पहली लहर के अपेक्षा 3-4 फर्क है। जी पहला ये कि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। यानी पहले अगर आप एक घर में 10 लोग होते थे तो 2-3 को लगेगा, अब 10 के 10 को लग रहा है। ठीक है, पिछली बार हमारा उत्तराखंड का पीक 1500 केसेस पर डे गया था, जी इस बार 700 पे पहुंच चुका है, 6700। जी तो ये दूसरा है कि संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है और नंबर इतने ज्यादा हो गए, इसलिए जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो जो है बिल्कुल बॉर्डर पे आ गई हैं। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे दवाइयां हो, तो वो एक प्रॉब्लम है। तीसरा, इस बार का डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है जी और कोई एक स्ट्रेन है, सारे तो नहीं, सारे स्ट्रेन में तो नहीं है, किंतु कोई एक स्ट्रेन जरूर है, इसमें इन्फेक्शन लंग्स में आता तो आदमी 3 से 4 दिन में ही वो चला जा रहा है। पिछली बार कम से कम 20 से 25 दिन लगते थे, जी 20 से 25 दिन लगते, तो आदमी को टाइम मिलता था इलाज कराने का। तो इस बार वो नहीं हो रहा, मौका ही नहीं मिलता। अगर आपने समय से आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन की कमी भी है, दवाइयों की भी प्रॉब्लम है, बेड्स भी नहीं मिलते हैं कई बार, तो फिर आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जा रहा है, तो आदमी बहुत जल्दी चला जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, पिछले फेज में उत्तराखंड पुलिस के लगभग 2000 जवान संक्रमित हुए, अधिकारी एवं जवान, जी और हमने उनमें से करीब 200 लोग हॉस्पिटलाइज हुए और 8 लोग को हमने खोया। उनमें से एक एडिशनल एसपी थे, बाकी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल थे। तो इस बार क्या है, संक्रमण क्योंकि हम लोग डबली वैक्सीनेटेड है, ये बहुत बड़ा फर्क है। इस बार पुलिस डबली वैक्सीनेटेड है, तो हमारे 1200 लोग संक्रमित हुए हैं और उनमें से करीब 1000 प्लस कुछ लोग जो हैं जो डबल वैक्सीनेशन वाले थे, पूरी तरह सेफ है। और जो बिना डबल वैक्सीनेशन वाले थे, क्योंकि 2 कैटेगरी को नहीं दिया इन्होंने वैक्सीनेशन, एक प्रेग्नेंट लेडीज और एक जो जिन लोगों को कोई बीमारियां थी, कुछ बीमारियों में अलाउड नहीं है वैक्सीनेशन, तो वो लोगों में से हमें 2 लोग अभी तक हमारे छोड़ के चले गए पुलिस वाले। तो ये एक अच्छी बात है कि हम डबल वैक्सीनेटेड है, हमारे 95% लोग। तो उसका फायदा ये है कि वो पुलिस में जो है भय नहीं है, डर नहीं है, और अभी तक जिस तरह से बाकी समाज में फैल गया है, उससे पुलिस थोड़ा सा बची हुई है और हेल्थ वर्कर भी बचे हुए हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त जो है बहुत ज़रूरत है इलाज के लिए, बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि पिछले बार जो थोड़ा वक्त भी लगता था, 15 दिन 20 दिन के बाद लोगों के साथ कोई किसी तरह की दिक्कत होती थी, इस बार 2-3 दिन के अंदर ही लोग मर जा रहे हैं, यानी उनकी मौत हो जा रही है। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, संसाधन की भी वहाँ पर कमी है, किस तरीके से इस वक्त जूझ रहा है? जैसे मैंने बताया कि पहले हमारे जो बड़े जो प्लेन्स के एरिया हैं, 4 जिले, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर, जी उनमें पहले फैला है और अब धीरे धीरे वहां से पहाड़ भी चला गया। तो होता क्या है कि आदमी मुंबई से दिल्ली आता है, दिल्ली से देहरादून हल्द्वानी आता है, वहां से फिर अपने पहाड़ के अपने घरों में जाता है, तो वो आदमी के साथ ट्रेवल कर रहा है कहीं ना कहीं संक्रमण जो है। तो हीट सब जगह पहुंच रही है और जैसा मैंने कहा कि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल कगार पर आ गई हैं। हमारे छोटे से स्टेट के हिसाब से
प्रतिदिन 6,000 की एवरेज जो है बहुत ही हाई लेवल कही जा सकती है। जी बिल्कुल। ये कोरोना जो आपके लिए भी एक नया है और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो जवान हैं उनको भी खुद सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है और फिर हिफाजत करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, लोगों की जो नासमझी, लाख मनाने के बाद भी लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, कर्फ्यू के बाद भी दुकानें खुली रहती है, इसे आप कैसे ले रहे हैं? ये बहुत ही ट्रेजिक है, मतलब लोग बड़े ही हार्ड वे से सीख रहे हैं। मुझे तो लगता है आज की तारीख में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचा है। मैं हरियाणा को बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ, उत्तराखंड में भी रहता हूँ पिछले 15-20 साल से। तो तीनों स्टेट में ऐसा एक भी परिवार नहीं दिख रहा जिसके यहाँ कोई ना कोई ट्रेजेडी अभी नहीं हुई हो। जी। तो कोरोना इस बार इतना ज्यादा फैल गया है, इसके बावजूद भी जो लोगों में डर नहीं है और वो नहीं पालन कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो उनको सिर्फ इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलना चाहिए, अदरवाइज बहुत खतरनाक है ये। बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कराना तो आप ही को है, चाहे सख्ती से हो चाहे नरमी से हो? नहीं, हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे, यही अपील करेंगे कि ये टाइम है जनता कर्फ्यू का। जनता को खुद ही डर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको इस दिन को ब्रेक करना है तो इमरजेंसी के अलावा बिल्कुल बाहर मत निकलिए। बाहर सड़कों पे आप समझ लीजिए, आप जो है ना खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं ऐसा कर। जी, यही अपील कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान की अगर बात कर ली जाए तो सब जगहों पर पुलिस की जो तस्वीरें आ रही है सामने, वो बहुत ही अच्छी तस्वीरें आ रही है। जहाँ परिजन नहीं जा रहे हैं वहाँ पुलिस जा रही है। लाश चाहे अंतिम संस्कार में हो, चाहे किसी कार्य को लेकर हो, पेशेंट को भर्ती कराने को लेकर हो। उत्तराखंड में कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हमने तो पहले फेज से लॉकडाउन के रखा था कि पुलिस को अपना मानवीय पहलू बना के रखना चाहिए। इस टाइम सिर्फ पुलिस है जो सड़कों पे और जो लोगों की मदद कर सकती है। जी। तो राशन से लेके, खाने से लेकर के, दवाइयों से, दूध आदि से लेके A to Z हमने पुलिस के माध्यम से लोगों को दिया है जहाँ जिसकी इमरजेंसी है। और इसी तरह से हॉस्पिटलाइज कराना, आज की डेट में ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, वो भी हम कोशिश कर, तो मैक्सिमम लोगों की हम हेल्प की जा रही है हमारे द्वारा। और यही मैंने पूरे उत्तराखंड पुलिस को निर्देशित किया है कि जहां जितना संभव हो सके उतना हमें आमजन की सहायता करनी। इवन प्लाज्मा डोनेट करवा रहे हैं हम लोग, और बड़ी संख्या में करवा रहे हैं। अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को हम प्लाज्मा डोनेट करवा चुके हैं अपनी बनाई हुई वेबसाइट के माध्यम से। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि रेमडेसिविर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त, और उत्तराखंड में दिल्ली के साइबर सेल जाकर वहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और वहीं से लीड हो रहा था उत्तराखंड से। लोग गलत तरीके से फैक्ट्री लगाए थे, रेमडेसिविर का स्टिकर लगा के बेच रहे थे धड़ल्ले से, और कई लोग इन्वॉल्व थे। आपको पता जानकारी नहीं मिल पाई थी इस बात की? जी, ये दिल्ली में ऐसा इंजेक्शन बेचना पाया गया, तब उन्होंने उसको लीड किया, तो मेरठ से पकड़ा गया। तो एक आदमी इसमें रुड़की क्षेत्र का भी पकड़ा गया। तब जाकर के पता चला कि ये लोग किसी और मेडिसिन पे, एंटीबायोटिक पे इसका रेमडेसिविर का स्टिकर कंप्यूटर में बना के चिपका रहे थे। नहीं बना रहे थे, किसी दूसरी मेडिसिन पे स्टिकर बदल दे रहे थे। तो बहुत ही बड़ा स्कैम है और बहुत ही मानवीयता के, मतलब एक प्रकार से राक्षसी काम। आदमी सोच रहा है आपको दवा मिल रही है, आप मौत खरीद रहे हो। बिल्कुल सर, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उत्तराखंड में जो ऑक्सीजन से लेकर एम्बुलेंस की भी कालाबाजारी करती है, यानी कि जो मनमाफिक है वो रेट वसूलते हैं, इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए आप किस तरीके से कदम उठा रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है? देखिए, हमने कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कल ऑक्सीजन का भी एक केस पकड़ा गया है, दवाइयों को भी महंगे दाम पे बेचने का केस पकड़ा गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर के पार्ट्स भी उस तरह से करने का केस पकड़ा गया। तो हमने इस पे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में एक्शन लेना शुरू करा दिया। जी, जहां तक अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि पुलिस विभाग की तरफ से एक कोरोना को लेकर एक विशेष तरीके से वहां पर डेवलप किया गया है, मरीजों को लेकर या फिर किसी कार्य को लेकर। उत्तराखंड में कोई विशेष पहल हुई है? हमने बताया, हमने एक तो प्लाज्मा की वेबसाइट बनाई है जी, उससे लोगों की हेल्प कर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करवाने में। दूसरा, हमने अपने पुलिस के परिवारों के लिए अपनी पुलिस लाइनों में आइसोलेशन बेड्स बना के उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी कराई है। क्योंकि पुलिस के जवान तो वैक्सीनेटेड है, उनकी फैमिलीज वैक्सीनेटेड नहीं, तो उनके परिवारों की कोई इमरजेंसी होती है तो उसको हम उसमें उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी पहल है। मतलब जी, एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जैसे कि आपने शुरू में ही जिक्र किया था इस बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेड्स नहीं मिल पाते हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत होती है,
ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और ऐसे लोग आक्रोशित भी हो जाते हैं, अस्पताल में हंगामा शुरू हो जाता है, मारपीट भी शुरू हो जाती है। कैसे ये जो मामले हैं। देखिए, उसके लिए हमने इस बार जो है अस्पतालों में पहले तो खाली आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगाते थे जहां लोग संक्रमित थे, उसके बाहर हम पीपी किट में ड्यूटी अब हमें अस्पतालों में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ड्यूटी लगानी पड़ रही है, अस्पतालों में भी, मेडिकल स्टोर्स में भी, शमशान घाट पे भी। तो पुलिस को एक्स्ट्रा रोल अब निभाना पड़ रहा है कि कहीं लोगों लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, उसको भी हमें देखना है। जी, पिछली बार ये हुआ था कोरोना काल में कि शहरों में ज़्यादा स्थिति खराब थी, गांव में बहुत ही कम केसेस पहुंचे थे। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि गांव में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा में मिलनी शुरू हो गई है। तो गांव में आप कैसे पकड़ बनाएंगे, वहां पर कैसे सख्ती बरतेंगे, क्योंकि लोग वहां मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, तो समय अपने आप ही सिखाएगा लोगों को, आप ये समझिए, क्योंकि पिछली बार का संक्रमण की दर बहुत कम थी जी, और गांव में जगह ज्यादा होती है, खुलापन होता है, तो जो वायरस था हवा में चला जाता था। शहर में पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए शहर में संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है। किंतु इस बार संक्रमण की दर इतनी ज्यादा है, इतना फास्ट फैल रहा है कि वो गांव में भी नहीं छोड़ रहा लोगों को। तो गांव वालों को समझना पड़ेगा, उनको भी पूरी तरह से सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी, होता यह है कि हम जब अपील करते हैं, सरकार की तरफ से भी अपील होती है, आप भी बार बार अपील करते हैं, पुलिस भी हाथ जोड़कर कहती है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और जब आप सख्ती करते हैं तो आप दोषी भी करार दिए जाते हैं जनता के नजरों में। तो ये तो हमारे रोल में ही लिखा हुआ है ना जी, हमारी भूमिका ऐसी ही है, पुलिस के हर काम में ऐसा ही है। अगर हम ट्रैफिक का चालान काटते हैं तो लोग नाराज होते हैं, नहीं काटते तो ट्रैफिक के जाम लगते हैं। क्या करें, तो हमारी भूमिका में लिखा हुआ है। जी जी जी, नहीं तो बस हम वही जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपको क्या अब सख्ती बरतने की जरूरत है ऐसे लोगों को समझाने के लिए। देखिए, हम तो डे 1 से सख्ती भी बरत रहे हैं और साथ ही साथ मानवीयता भी दिखा रहे हैं, दोनों चीजें बिल्कुल साथ चला रहे हैं और चलना बिल्कुल संभव है दोनों। जी, इस वक्त जो स्थिति है, हर एक आदमी बहुत ही मायूस है, निराशा में है, सरकार से लेकर आम जनता तक। पुलिस अब सबसे ज़्यादा भूमिका में नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी आपातकाल में आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, हौसला बनाए रखने की जरूरत है और अपने को संक्रमित होने से बचाना है, अपने और अपने लोगों को। जी, और इसको वार फुटिंग पे सब लोगों को अभियान चलाना है, और जिससे कि संक्रमण के दर में कमी आए, जिससे कि हमारी जो हॉस्पिटल और इसकी व्यवस्था चरमराए ना, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज की व्यवस्था चरमराए ना, तभी जाके हम इस पे काबू पाएंगे। और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन भी आए, धीरे धीरे वैक्सीन बहुत ही कामयाब है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी, तो तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। जी, वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें डर लगता है। नहीं, वो हो जाएंगे, समय के साथ अपने आप हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, वो अब उनको दिख रहा है ना ये वैक्सीन उनको लगे बचे हुए हैं, उनको सब दिख रहा है। जी, लेकिन हमारे पास ऐसे भी मामले बहुत आए हैं, आपके भी संज्ञान में होंगे, कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों की मौतें भी हो रही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। बहुत कम रेशो। मैंने आपको इतना बड़ा डेटा दिया, 1000+ लोग मेरे वैक्सीन वाले संक्रमित हुए। हमारी 25,000 की पुलिस है, किंतु उनमें से एक भी सीवियर नहीं हुआ अभी तक। जी, ये बहुत बड़ा डाटा है, माइल्ड सिम्टम है सबको। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत तेजी में इसे लगाना है और लोगों को जागरूक करके लाना भी है सेंटर पर। नहीं, वो तो अब तो जागरूक है, लाइनें लगी हैं, अब तो उसको किसी तरह पूरा करना है। क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, जितनी ज्यादा उतना जल्दी, तो वही एक सॉल्यूशन। जब तक सब लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते तब तक लोगों को बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहना। जी, अब इस वक्त जो जिस तरीके से रफ्तार है कोरोना की, क्या सरकार को अब पूरी तरीके से लॉकडाउन की जरूरत है 15 से 20 दिनों तक? लॉकडाउन तो सबने अपने अपने स्तर पे लगा ही लिया है जी, सिर्फ ये कि इंटरस्टेट मूवमेंट चल रहा है, इसलिए कि पिछली बार वाली हालत ना आए, पैनिक ना फैले, लोग सड़कों पे पैदल ना निकल रहे। अदरवाइज अपने अपने हिसाब से लोगों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। जी, जी, इस बार जो महत्वपूर्ण ये है कि पहले जो लहर थी कोरोना की, उसमें बुजुर्ग या फिर नौजवान ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार ये हो रहा है कि जो नौजवान हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। था हाँ, जो मैं फर्क बताना भूल गया कि 50+ के लोग ज्यादा डेथ हो रही थी जी, और कोमोर्बिडिटी वालों की ज्यादा डेथ हो रही थी। इस बार यूथ भी जा रहा है, 20 से 50 भी जा रहा है।
जी। बहुत ज्यादा संख्या में जा रहा है और बहुत जल्दी जा रहा है, ये बड़ा डिफरेंस। बिल्कुल। चूंकि सर आपसे इसलिए हम इतना लंबा समय ले रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है सब जनता देख रही है और आपसे सुनना चाह रही है कि आखिरकार क्या हो रहा है उत्तराखंड में और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। एक हमारा जो सवाल है ये महत्वपूर्ण कि जैसे कि संसाधन को लेकर उत्तराखंड में हर अस्पतालों में इस वक्त जो वहाँ से खबर आ रही है उसमें ये कि बेड्स की कमी है। अब जो मरीज जो आ रहे हैं उससे भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या उसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो रही है? देखिए, जो बेस्ट पॉसिबल है वो किया जा रहा है, इतनी का तो पूरी तरह आंसर तो हेल्थ विभाग ही दे पाएगा। एक तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमारे बॉर्डर से भी बहुत लोग आते हैं, वो एक समस्या है क्योंकि एम्स में जो है उत्तराखंड से ज्यादा लोग बाहर के एम्स ऋषिकेश में। इसके बावजूद पुलिस अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रही है, लोगों की जहाँ हेल्प हो सकती है वो कर रही है। जो ऑक्सीजन बेड फैसिलिटी भी राज्य सरकार ने अलग से क्रिएट की है, वो भी एक होल्डिंग एरिया एक प्रकार से, जब तक उनको प्रॉपर आईसीयू बेड नहीं मिलते। तो इन सबका फायदा हो रहा है और व्यवस्था जो मुझे लगता है जो 3 दिन पहले जो क्रिटिकल कंडीशन थी उससे थोड़ा बहुत बेटर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। जी। बिल्कुल। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोविड काल में अलग अलग स्तर पर जमाखोरी भी चल रही है, ब्लैकमेलिंग। जमाखोरी के खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जी। अब जमाखोरी नहीं चल पाएगी किसी भी हालत, सबको जेल भेजेंगे। जी। एक आखिरी सवाल कि जवान बहुत ही कम है, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए और बहुत सारे जवान भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। नहीं, जैसा मैंने कहा हमारे जवान डबली वैक्सीनेटेड है तो जल्दी वापस भी आ जा रहे हैं वो ड्यूटी पे जी। और उनको सिम्टम्स माइल्ड आ रहे हैं। ये समस्या अभी तक हमारे पास ज्यादा नहीं आई जी। और ये सिर्फ इसलिए कि इस बार वैक्सीनेशन हो गया। अगर नहीं होता तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना फास्ट इस बार फैल रहा है और जितना हम लोग सड़कों पे ड्यूटी करते हैं तो बहुत जल्दी पुलिस में फैलने वाला था कोविड संक्रमण, तो उससे बच गए हम लोग इस बार। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है और हम फिर से वही रिपीट करना चाहेंगे। कोविड काल में अलग अलग स्तर पर जमाखोरी, ओवर रेटिंग जैसी दिक्कत भी पेश आ रही है, इसे रोकने के लिए पुलिस क्या कोई खास योजना बना रही इन है? सब पे हमने पूरा थाना लेवल पे, एसओजी लेवल पे, एसटीएफ लेवल पे, सभी लेवल्स पे निर्देश दे दिए हैं और बड़े स्तर पे कार्रवाइयां हो रही है और अरेस्टिंग शुरू हो चुकी है और आगे भी इसको जारी रखें। जी सर, एक आपके डिपार्टमेंट से ये जुड़ा हुआ है सवाल। आपके कुर्सी संभालने के बाद से फोर्स के जवानों के लिए जो अहम निर्णय लेते हुए उनका जो प्रमोशन हुआ, जो रुका हुआ था, वो शुरू हुआ है, क्या ये पॉलिटिकल इसमें कोई पेच फंसा हुआ था? अभी इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम लोगों को हमारे पुलिस के जितनी ज्यादा खुशी दे सकता है उतनी दिया जाए और उसी कट में हमने ये सब शुरू किया है। जितने रुके प्रमोशन उनको करने का प्रयास कर रहे हैं जी। और अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसके होते फिर भर्ती का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि भर्ती भी हमारी 4-5 साल से नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टारगेट में है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी थे और कोरोना में किस तरीके की पुलिस विभाग की योजना है वो सब जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या ज़रूरत है और लोगों से वो अपील भी कर रहे थे। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपको सुरक्षित रखना है, अपने आप को बचाना है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल इतना ही।